हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो है कि घटना चक्र में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत उद्देशिका। इससे पहले कि लगातार वीडियोस में हम लोगों ने अनुसूचियां पढ़ी हैं, अनुच्छेद पढ़े हैं, सारी चीज़ों को कवर करते हुए आए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, पॉलिटी की प्लेलिस्ट, साइंस की, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए और वहाँ से सारे क्वेश्चन की रिवीजन आप कर सकते हैं, जो आपके आगे आने वाले प्रीलिम्स 2023 में हेल्पफुल होंगे। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे उद्देशिका से। देखते हैं उद्देशिका क्या होता है। जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, वही उद्देशिका के नाम से जानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत यानी कि स्वीकृत कर लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई गई। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी इस उद्देशिका में 3 वर्ड जोड़े गए। एक तो समाजवादी वर्ड था, दूसरा देखते हैं पंथ निरपेक्षता, और तीसरा अखंडता। तो पंथ निरपेक्षता और अखंडता भी इसी में जोड़े गए। वर्तमान में जो हमारी प्रस्तावना है उसमें क्या मुख्य भाषा है? भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। वहीं उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होती है। कहने का मतलब है कि जब कभी कभी संविधान की व्याख्या सही रूप में नहीं हो पाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, संविधान की व्याख्या के लिए उद्देशिका को एक सहारे के रूप में यूज करती है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं के एम मुंशी ने कहा कि हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है उद्देशिका। उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया था। इससे पहले बेरुवारी वाद जो 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जब 1967 में आता है तो उसमें उद्देशिका को संविधान की एक मूल आत्मा कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वहीं एसआर बोमई साहब बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो केस था उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। और सबसे पहले यह विचार किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती केस 1973 में ही कह दिया कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का मुख्य भाग है। पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका के प्रति न्याय योग्य नहीं है, प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब उद्देशिका में अगर कोई संशोधन हो रहा है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। वहीं प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समता की बात की गई है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है और बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ऐसा प्रश्न क्यों यहाँ पे लिखा गया? कन्फ्यूजन होता है कि जब आपसे पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आर्टिकल 32 या प्रस्तावना, तो प्रश्न को फोकस करना है कि अगर सिंपल पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 को उन्होंने मूल रूप से संविधान की आत्मा माना है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री या जन्म कुंडली कहा है। सुभाष कश्यप ने तो यहाँ तक कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी एक बिल्डिंग यानी अट्टालिका है। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहते हैं, यानी कि एक बहुत ही पवित्र दस्तावेज है। चलिए अब हम आते हैं पहले प्रश्न पे। अब हमारा ये पहला प्रश्न है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, तो ये सारी जब आप लाइन पढ़ लेंगे तो लास्ट में आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये जो एक्स बना हुआ है, लिखा जा रहा है कि संविधान सभा में आज एक्स को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित, यानी यहाँ पे जो तिथि मेंशन की गई वो पूछी जा रही है। तो 26 नवंबर 1949 को जो कि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो इसी तिथि को यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी, उस संविधान लागू किया गया था। तो क्या क्या किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ध्यान दीजिएगा 26 जनवरी को जब हमारा संविधान गणतंत्र बना था तो देखेंगे कि आप वहाँ पे धर्मनिरपेक्ष नहीं था, तो धर्मनिरपेक्ष देखते ही आप इस स्टेटमेंट को काट सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, क्योंकि हमारे संविधान के जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये तीनों ही शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उस समय 1950 में नहीं थे।
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो देखिए फिर से आप यहाँ पे काट सकते हैं, पंथ निरपेक्ष यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो काट दीजिए। और ये देखिए जो प्रश्न अभी सेम टू सेम ऑप्शन के साथ, ये अभी आपने पढ़ा यूपी पीसीएस मेंस 2009, इसे आईएएस प्रीलिम्स 2021 में पूछ लिया गया है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत सारा है, जो घटना चक्र में आप पढ़ने के बाद बहुत ईजिली समझ पाएंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका, यानी कि जो भी भारत के संविधान निर्माता चाहते थे कि एक हमारा ऐसा संविधान होना चाहिए आदर्श वाला, उसमें कौन कौन से प्रोविजन होने चाहिए, तो उन्होंने पूरी की पूरी बात प्रस्तावना में मेंशन की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता, भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेखित किए गए? देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी और कितना जटिल बनाया गया है। भाई कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की न्याय है, तो 3 से स्टार्ट हो गया। स्वतंत्रता कितनी है? तो 5 प्रकार की है। समानता 2 प्रकार की, भ्रातृत्व 1, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है वो गलत दे दिया गया है, और हम आइए सीधे क्लियर प्रश्न यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो निर्धारित क्रम है वो सार्वभौमिक, यानी कि सर्व सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये इस तरीके से जो है कि हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? फिर से ये प्रश्न रिपीटेड है, तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। अब देखेंगे आप 1997 में पूछा गया ये प्रश्न, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा जा चुका था, इसीलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और सही शब्दों का विचार क्रम इसमें लगाइए कि पहले कौन सा शब्द आता है, समाजवादी, सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए सबसे पहले आएगा सर्वसंपन्न, यानी कि सार्वभौमिक, फिर आएगा समाजवादी, फिर आएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आएगा प्रजातांत्रिक। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये ऑप्शन? ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में इसको जोड़ दिया गया था, जिसमें अखंडता, पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द तीनों को जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जोड़ दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो आप देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप में लिखा है कि भारत का जो संविधान है, यानी कि भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो आप देखेंगे कि अखंडता शब्द नहीं था, क्योंकि अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया। 1975 तक ये शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं शामिल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो देखेंगे समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, 2 शब्द जोड़े गए हैं, पहला और तीसरा, बाकी शब्द पहले से ही थे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान की उद्देशिका के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सा सही है। देखिए पंडित नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, यानी उद्देश्य प्रस्ताव, तो ये बिल्कुल सही है। और इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका संशोधन नहीं हो सकता, ये गलत है। अगर संशोधन नहीं हो सकता तो 42वें संविधान के द्वारा जोड़ा ही नहीं जाता शब्द, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, यह रद्द नहीं कर सकता, केवल उसकी व्याख्या करता है। तो 1, 2, 4 जिसमें भी मिलेगा आपको 1, 2, 4, ये रहा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे विधिक स्वरूप का मतलब क्या होता है? विधिक स्वरूप का मतलब होता है कि जो भी उसमें बातें लिखी गई हैं ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है सरकार को लागू करना, लेकिन ऐसा नहीं है, समय के हिसाब से जैसा जैसा जरूरत पड़ता है तो हम लागू करते चलते। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह लागू मुख्य रूप से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए हम कोई भी क्लेम सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते, इसलिए ये न्याय योग्य नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था 1976 में। वो 3 शब्द कौन से थे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको इतनी बार याद करा दिया गया, अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका,
क्वेश्चन इसमें बहुत रिपीटेड है, अलग अलग एग्जाम्स में सेम वही क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए घटना चक्र ने उसको बार बार रखें, जिससे आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते याद कर लेंगे हमेशा के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा वो लाया गया है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था? तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 1949 में न तो समाजवादी था, न पंथनिरपेक्ष था, न अखंड था, केवल और केवल इसमें से गणराज्य शब्द शामिल था उसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 3 बार पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 2010, 91 और मेंस में 2013 में पूछा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भारत के संविधान के आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक आर्थिक न्याय, सही है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी सही है। अवसर की समानता, यह भी सही। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यह भी सही है। तो सभी चारों ही स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आमुख का मतलब होता है प्रस्तावना, और इस प्रस्तावना में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें कथन और कारण पे हमें फोकस करना है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बिल्कुल सही। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो स्टेटमेंट ही नहीं है। इसके साथ साथ हम लोगों ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है कि अपने समाज को या अपने संविधान को बनाया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है ये? इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यह बात सही है, बिल्कुल, यहाँ पढ़ने में मिस्टेक हुई थी। यहाँ कह रहा है कि अब इसके स्थान पे समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ दिया गया, यानी इसका विस्तार किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट, यानी ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही की जा रही है। देखिए क्वेश्चन को सही से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसी तरीके से आप गलत कर जाएंगे, और बहुत आराम से पढ़ना है प्रश्न को, क्योंकि जो प्रश्न हमें ज़्यादा आता है हम उसी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और अक्सर वही प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग जो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ से हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरुआत होती है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहाँ माना जाता है? सार्वभौमिकता वाला माना जाता है। यह सिद्धांत सार्वभौमिकता पर फोकस करता है कि सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से मानव हैं और समान हैं। 27 में कहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? क्या भारत में अनेक धर्म हैं? बिल्कुल है, लेकिन इस शब्द का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का समान रूप से पालन करेगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो देखिए संप्रभुता भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लेकिन संघीय यानी कि फेडरेशन जो शब्द है वो नहीं है, और ये पिछले 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया है यह प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं आता है? तो लोक कल्याण यह शब्द नहीं आता, जबकि पंथ निरपेक्ष भी आता है, समाजवादी भी आता है और सत्ता संपन्न भी आता है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो गया कि लोक कल्याण शब्द हमारी प्रस्तावना में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता भी है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात की गई, न कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है और आर्थिक न्याय भी है, लेकिन धार्मिक न्याय जैसी कोई भी बात नहीं कही गई है। तो डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसे तो 1976 में जोड़ा गया। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, गलत। ये शब्द 1985 के संशोधन में जोड़े गए, गलत। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, यह भी गलत है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसमें यह शब्द नहीं थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो देखिए आप कम से कम 6 से 7 बार पूछा गया है, जो यूपी पीसीएस उत्तराखंड और जगह जगह पूछा गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? और यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने बताया था उद्देशिका पढ़ाते समय कि ऑप्शन में दोनों ही चीज़ देगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 और उद्देशिका, दोनों ही ऑप्शन दिए हैं। तो आपको सही प्रश्न क्या होगा? भारतीय संविधान का जब सीधी सीधी भाषा में पूछ रहा है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पूछता है कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात आर्टिकल 32 सही ऑप्शन होता। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातंत्र गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो जन्म कुंडली तो के.एम. मुंशी साहब ने कहा था, यानी कि जन्म पत्री यानी कि जन्म कुंडली है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो अंबेडकर साहब ने कहा था। ये हमने सबसे आखिरी लाइन में पढ़ा था कि अंबेडकर साहब ने इसको क्या कहा है? पवित्र दस्तावेज। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये बेरूवारी जो केस था उसमें कहा गया था 1960 में। जब ये केस आया था तो उसमें कह दिया गया था कि संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में जब केशवानंद भारती केस आता है, जिसमें सबसे बड़ी न्यायाधीश की पीठ बैठी थी, संवैधानिक पीठ, जिसमें कह दिया गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन नहीं है। आइए सी और डी ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो देखिए सी ऑप्शन में जो है कि कहा गया था बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी 1994। लेकिन इसमें इस स्टेटमेंट को रिपीट किया गया था क्योंकि इससे पहले ही इन्होंने केशवानंद भारती केस में पहले ही बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 38 में विवादों में किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो केशवानंद भारती केस में जो है कि 1973 में इसे स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है किसमें? अगर आप उसमें देखेंगे मूल अधिकारों के अध्याय में, या डीपीएसपी, या मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व और मूल के कर्तव्यों के अध्याय में, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसी में पूरी की पूरी व्याख्या की गई है मुख्य रूप से जो उद्देशिका हमारी चाहती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना में सारे के सारे संविधान के उद्देश्य दिए हुए हैं कि हमारा संविधान, हमारा समाज, हमारा देश किस उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। 41 में कहा गया है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात है, 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आप यहाँ देखेंगे धार्मिक है नहीं, सांस्कृतिक भी नहीं है, सांस्कृतिक भी नहीं है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से कौन एक जो है आर्थिक न्याय के रूप में उपबंध करता है? तो बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उद्देशिका और राज्य के नीति निषेध तत्वों में आर्थिक न्याय की बात की गई है, जबकि मूल अधिकार में बिल्कुल नहीं कही गई है ऐसी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये स्टेटमेंट सही है। देखिए ये आईएएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। अगला है संविधान का भाग नहीं है, कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। तो देखिए संविधान का भाग नहीं है तो गलत हो गया, और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती यह भी गलत है क्योंकि ये व्याख्या करने में जो है कि सहयोग करती है। संविधान का भाग है वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका अन्य भाग, या संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा। स्वतंत्र होकर तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा बल्कि वो संविधान के साथ मिलकर रहेगी। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान में दिया गया आमुख यानी प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होती है। सही स्टेटमेंट है। महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता, यह भी सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करती है, यह भी सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करती है, यह भी सही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट आप हटाना चाहेंगे। तो न्यायालय में लागू नहीं होती, ये बात तो सही हो जाएगी। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करती है, यह भी सही है। तो देखिए यहाँ पर ये स्टार बना दिया गया है क्योंकि इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। इसमें चारों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। बाकी दो ऑप्शन और देखते हैं। लिख रहा है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों शासन प्रणाली। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कैसी शासन प्रणाली की बात की गई है, लेकिन ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, नमस्कार।